हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, जो इस बार 2022 में बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार की है। और अभी जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो एक चैप्टर होगा, और वो चैप्टर का नाम है साउंड। ठीक है, तो साउंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा आपको, वो सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। और जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को या इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपको साउंड को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हो जाइए तैयार अपने पेन और पेपर को, पेन और नोटबुक को लेकर। और जो भी मैं यहां पर वीडियो में जो भी कुछ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको नोट करने हैं, उनके आंसर ढूंढने हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो बिना कोई देर किए चलते हैं सीधे वीडियो में और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। तो ये है वो 12 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, 1 से लेके 12 तक क्वेश्चंस है। इसमें सारा थियोरेटिकल पार्ट आपका कवर हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वो सारा यहां पर आपको, अगर आप इन सभी के आंसर्स लिख लेते हैं, आप इन सभी के आंसर्स को याद रखते हैं, तो वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन निकल सकता है, जहां से बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, वो यहां पर मौजूद है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। फ्री या नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होते हैं? बुक में आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा, फ्री या नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, जब कोई बॉडी नेचुरली वाइब्रेट करेगी, नेचुरल वाइब्रेशन करेगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस वक्त वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किन बातों पे डिपेंड करती है कि उस बॉडी की शेप क्या है, उस बॉडी की साइज क्या है। ठीक है, शेप एंड साइज, 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या होते हैं, उसके 2 एग्जांपल देने हैं। सीधा आपको डेफिनेशन मिल जाएगी किताब में, और 2 एग्जांपल आप किताब से सीधे सीधे लिख देंगे। फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखिए उसके बाद है 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, व्हेन डज रेजोनेंस अकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 डिफरेंस आप म्यूजिक में और नॉइस में क्या डिफरेंस होते हैं, वो 2 डिफरेंस आप याद करके जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद है, नेम द फैक्टर्स विच डिटरमाइन लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो आपको क्वालिटी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी जिनसे पता कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे लाउडनेस, पिच और क्वालिटी का पता चलता है। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। लाउडनेस का पता हमें किससे चलता है, वेव के एम्पलीट्यूड से। अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। पिच का पता किससे चलता है, पिच का पता चलता है फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच हाई हो गई, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच लो हो गई। ठीक है, क्वालिटी या टिम्बर बोल सकते हैं इसको आप। क्वालिटी का पता किस चीज से चलता है, वो उसके वेव फॉर्म से पता लगता है। वेव किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से अगर वेव निकल रही है, भले ही लाउडनेस और पिच सेम हो, फिर भी उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है 9th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस में और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपकी बुक में दिया होगा, जरूर याद करके जाएंगे इसको आप। उसके बाद है, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। म्यूजिक कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा आपको। लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक म्यूजिकल साउंड के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल्ड, हाउ इज इट्स लाउडनेस अफेक्टेड। अगर किसी वेव का आप एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो उसकी लाउडनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी हो जाएगी, उसकी लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर जो लाउडनेस होती है ना, लाउडनेस वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो लाउडनेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज रेजोनेंस डिफर फ्रॉम फोर्स वाइब्रेशन। रेजोनेंस फोर्स वाइब्रेशन से कैसे अलग है ये। तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चंस और इनके आंसर आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हैं 12 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनके अलावा भी आप क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो, टाइम बहुत कम हो और आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड में। और उसके बाद हम करेंगे अब कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस इसी चैप्टर के, और उसके बाद हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे बाय बाय, ठीक है। छोटा सा वीडियो आप पूरा जरूर देखना, इसको स्किप ना करना। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें एक डायग्राम से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। देखिए, हाउ डज द वेव फॉर्म ऑफ अ लाउड नोट डिफर फ्रॉम अ सॉफ्ट नोट, और डायग्राम बनाना है। एक लाउड नोट और एक सॉफ्ट नोट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना रहा हूं मैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, इधर टाइम दिखाऊंगा मैं और इधर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, वेव की। तो वेव जो लाउड होगा और जो सॉफ्ट होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देखिए, एक सॉफ्ट नोट बना रहा हूं मैं, ये एक सॉफ्ट नोट हो गया, ठीक है। छोटे बड़े हो गए थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक सॉफ्ट नोट हो गया। मतलब कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा। और वहीं दूसरा डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर ये हमारा टाइम है, ठीक है, इधर टाइम हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, तो इसका जो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा। एक लाउड नोट का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो सकता है। ज़्यादा बड़ा बना दिया क्या मैंने, यस, ज़्यादा बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हम टाइम दिखा रहे हैं, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ एम्पलीट्यूड बहुत कम है। जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लाउड साउंड होगा, जिसमें एम्पलीट्यूड छोटा होगा, एम्पलीट्यूड मतलब ये हाइट, ये जो हाइट दिखाई दे रही है ना आपको, ये हाइट और ये डेप्थ, अगर ये हाइट और ये डेप्थ छोटी है, कम है, तो एम्पलीट्यूड छोटा है। ये साउंड जो है वो एक सॉफ्ट नोट है, सॉफ्ट साउंड बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, या सॉफ्ट नोट बोल सकते हो। और ये वाला जो साउंड है, ये देखिए एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ये एक लाउड, इसे बोल सकते हैं लाउड नोट, ठीक है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम के साथ आंसर। इसमें आप थोड़ी सी थ्योरी भी लिख सकते हैं और ये डायग्राम इसको कंप्लीट कर देगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वेव फॉर्म्स ऑफ अ प्योर नोट एंड अ म्यूजिकल नोट और द सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। देखिए, सेम पिच और सेम लाउडनेस की म्यूजिकल नोट और प्योर नोट में डिफरेंस बताना है और डायग्राम बना के समझाना है वो, ठीक है। तो मैं पहले जो डायग्राम बना रहा हूं, ये होगा हमारा एक प्योर नोट, ठीक है। देखिए, ये प्योर नोट बन गया, एक प्योर नोट है और ये इसकी एक वेवलेंथ हो गई, यहां से यहां तक वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। ये हमारा प्योर नोट है, प्योर नोट का वेव फॉर्म। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर और ये इधर टाइम हो गया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये उसका एक वेव फॉर्म का है। और दूसरी ओर यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, इधर टाइम चलेगा। देखिए क्या अंतर रहेगा प्योर नोट और म्यूजिकल नोट में। म्यूजिकल नोट अगर मुझे एम्पलीट्यूड सेम रखना है ना, सेम पिच और सेम लाउडनेस मतलब सेम एम्पलीट्यूड, तो ये जो हाइट है ना, हाइट इसकी वो सेम रखनी है और ये भी, ये जो एक वेव लेंथ है वो भी सेम रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ना बना के यहाँ बनाऊँ, यहाँ क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ एम्पलीट्यूड तो क्लियर रह जाएगा, एम्पलीट्यूड बराबर रखना है ना, मैं इतनी बड़ी वेव बनेगी, यहाँ पर उसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एम्पलीट्यूड भी इतना ही जाना चाहिए, ठीक है, इतना ही जाना चाहिए, इतना ही बड़ा है, ठीक है, लगभग उतना ही है। ये हमारी एक थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वेवलेंथ देखिए, इसका वेवलेंथ पूरी बराबर है ना। लाउडनेस भी लगभग बराबर ही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन आपको ये बराबर रखना है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, जो ये है वही है, और ये लेंथ, ठीक है। लेकिन ये एक प्योर नोट नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है म्यूजिकल नोट में। म्यूजिकल नोट में थोड़ा सा आप इसको कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज कर देंगे आप इसको, ठीक है, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ये भी
है, हाइट तो मैक्सिमम वहाँ तक जानी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक म्यूजिकल नोट बन गया है। इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, एम्पलीट्यूड उतना ही रहना चाहिए, यहाँ कर देते हैं इसको, गंदा गंदा सा, छी सा, ठीक है। इस तरह से ये बन गया एक म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट इस तरह से होगा, क्लियर, सेम पिच और सेम लाउडनेस का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको दिया जा सकता है, या फिर आपके किसी भी क्वेश्चन में यूज में आ सकता है कि एक फ्री वाइब्रेशन का वेव फॉर्म कैसा होता है और एक फोर्स्ड वाइब्रेशन या डैम्प्ड वाइब्रेशन का कैसा होता है ना। देखिए, फ्री वाइब्रेशन का कैसा होता है, फ्री वाइब्रेशन का कैसा होता है, फ्री वाइब्रेशन मतलब कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब उसका वेव फॉर्म कैसा होगा, तब उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये लगभग एम्पलीट्यूड सभी बराबर है, देखिए बराबर है सब, ठीक है। ये फ्री वाइब्रेशन हो गया जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक नहीं रहा, तो ये चलता रहेगा इनफाइनाइटली लंबे समय तक, कभी रुकेगा नहीं वाइब्रेशन। लेकिन अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मौजूद हैं तो ये वाइब्रेशन जो है रुक जाएगा। और वो होगा कैसे, उसी को हम डैम्प्ड बोलेंगे। वो कैसे होगा, ज्यादा बड़ा हो गया, इस तरह से, ठीक है। पहले एम्पलीट्यूड बड़ा, फिर और छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, एम्पलीट्यूड घटता चला गया, ठीक है। इस तरह से इसे कहेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। और ये हमारा है फ्री वाइब्रेशन, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक नहीं रहा, तो ये वाइब्रेशन इनफाइनाइटली ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, लेकिन ये कुछ समय बाद रुक जाएगा। तो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है और ये फ्री वाइब्रेशन है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क अगर वैक्यूम में होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो, उसका जो वेव फॉर्म होगा ना, वो इसी तरह का होगा। एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क अगर वैक्यूम में होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। और अगर उसी ट्यूनिंग फॉर्क को आप यहां पर एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो उसका जो वेव फॉर्म होगा वो इस तरह का होगा, डैम्प्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 16। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ इज एफ। देखिए, अगर कोई स्ट्रिंग है इस तरह से स्ट्रेच्ड है, वो ये रिजिड सपोर्ट बना दिया हमने और यहाँ एक स्ट्रिंग लगा दिया, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। इसको अगर मैं पकड़ के इस तरह से और छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगी, वाइब्रेट करना शुरू करेगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द मिडिल। जब इसे बीच से स्ट्रेच करते हैं, इसे बीच से पकड़ के इस तरह से और छोड़ देते हैं, बीच से पकड़ के प्लग करके छोड़ देते हैं, तब इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो इस तरह से होती है। इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ। उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर शुड इट बी प्लग्ड, इसे कहां से पकड़ के छोड़ना होगा, सो दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी 2f, जिससे कि ये फ्रीक्वेंसी 2f के साथ वाइब्रेट करे, डबल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां बनाता हूं उसका मैं डायग्राम। सेम लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से बीच से पकड़ के इस तरह से छोड़ता हूं, तब बीच से पकड़ के इसको प्लग करता हूं या फिर, तब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है f। तो अगर मुझे 2f फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है उसके 1/4 पोर्शन पर, या तो इधर या इधर, यहां से पकड़ के इस तरह से स्ट्रेच करके छोड़ना होगा, प्लग करना होगा, तब इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 2f बनेगी, ठीक है। तब ये इस तरह से वाइब्रेट करेगी। समझ आया? तब जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा होगा। और इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन। और इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवर टोन। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए 3 टाइम्स, तब मैं इसी स्ट्रिंग को जो यहां पर लगी हुई है, इसी स्ट्रिंग को
कहाँ से पकड़ के प्लग करूंगा जिससे कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी बने वो 3 टाइम्स बने। तो उसकी फ्रिक्वेंसी 3 टाइम्स करने के लिए इसी स्ट्रिंग को 1/6 ऑफ द लेंथ, 1/6 ऑफ द लेंथ, मतलब इसको 6 पार्ट में डिवाइड करें आप, तो जो पहला पोर्शन होगा वो 1/6 होगा, मतलब यहां से कहीं से या इधर से पकड़ के इसको प्लग करना होगा, तब जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो 3f होगी, इस तरह से। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। क्लियर? तो यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3f होगी, यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2f होगी। इसका नाम फर्स्ट ओवरटोन होगा और इसका नाम होगा सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है उनमें से। 2 वेव्स ऑफ द सेम पिच हैव देयर एम्पलीट्यूड्स इन द रेशियो। 2 वेव्स हैं जिनकी पिच सेम है और उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:3 है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो A1 A2 का रेशियो हमें गिवन है 2:3। ओके, देखिए इनकी पिच सेम है, इसका ध्यान रखेंगे। एम्पलीट्यूड का रेशियो हमें गिवन है, हमसे पूछ कह रहे हैं रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। सो वी नो दैट लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमें L1 अपॉन L2 निकालना है तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर करना होगा। ठीक है, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। A1 अपॉन A2 हमारे पास है 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे जो कि 4/9 आ जाएगा। तो इस तरह से L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 4:9। तो उनकी लाउडनेस का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:9। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होगा। देखिए यहां पर सेम पिच, फ्रीक्वेंसी तो पिच पे ही डिपेंड करती है ना, तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो F1 और F2 का अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो पिच सेम है तो वो रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की पिच सेम है और फ्रीक्वेंसी पिच पे ही डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। और अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगते हैं तो उन्हें भी तैयार करके जाइए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके ही जाना। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको एक दूसरा चैप्टर करवाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। वो वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को क्वेश्चन तैयार नहीं है, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की सर, तो मैं कल एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। ओहो, आप एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे? वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आपने पूरे साल तैयारी की और आप एग्जाम नहीं देने जाएंगे अब, ये कौन सी बात हुई? बेटा एक बात सुनो ध्यान से, डर किससे लग रहा है तुम्हें? डर किससे रहे हो तुम? डर किस चीज का है? इंसान हो ना तुम, और इंसान कुछ भी कर सकता है। ये ध्यान रखना, इंसान इस धरती पर इंसान ही एक ऐसा है जिसने कुछ भी करके दिखाया है। कुछ भी, हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया इंसान ने। उड़ नहीं सकता था इंसान, उड़ के दिखाया इंसान ने। आग पे चल के दिखाया इंसान ने। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है। तो मेरा इतना ही कहना है, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए और अपनी उम्मीदों को छोड़िए मत। ठीक है, अपनी उम्मीदों पर, खुद अपनी उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना। 12 बजे बेटा, ये जो तैयारी का वक्त है ना, ये तैयारी का वक्त कभी आएगा नहीं, इसका ध्यान रखना। इस वक्त आग लगा देने का टाइम है। तुम्हारे अंदर ज्वाला जलनी चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। रात भर ना सो चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कम सो लोगे चल जाएगा, एग्ज़ाम के बाद खूब सो लेना, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया जान जाए कि तुम कौन हो। ठीक है, ज़्यादा बड़े बोल मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप कौन हैं। यू नो योर सेल्फ। हाँ, नींद पूरी करनी चाहिए, नींद सबको पूरी करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रातों जागना पड़ता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी नींद को एक तरफ कर देना होता है, ठीक है। वो दिन हमेशा आपको लाइफ में याद भी रहते हैं। हर रोज़ आप सोते हैं, हर रोज़ आप उठते हैं, वो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जिस रात आप नहीं सोए ना, अगले कई सालों तक वो आप भूलेंगे नहीं। वो जागना, वो मेहनत करना, वो आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। मुझे भी याद है, मैंने कई ऐसी रातें हैं जब पूरी पूरी रात मैंने काम किया है, सुबह तक, मॉर्निंग तक मैंने काम किया है। मॉर्निंग तक मैंने काम किया, उसके बाद 1 घंटे सो के वापस आया और फिर से उसी काम में लग गया। ऐसे ऐसे भी दिन थे। तो वही मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि इस वक्त इतना कुछ कर दिखाने का वक्त है कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स को आप पर गर्व हो कि ये स्टूडेंट या ये बेटा, ये बच्चा मेरा है, ठीक है। एग्ज़ाम देते वक्त या मेहनत करते वक्त या मोबाइल चलाते वक्त भी आप अपने पेरेंट्स को याद कर लें कि मेरे इस काम से पेरेंट्स को क्या मिलने वाला है। अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ, अपने सारा टाइम इसी मोबाइल में लगा देता हूँ, तो उससे मेरे पेरेंट्स को क्या मिलने वाला है। या फिर आप पढ़ रहे हो तो उससे तुम्हारे पेरेंट्स को क्या मिलने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी कोई काम करें तो देखें, सोचें इस चीज़ को कि मेरे पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होने वाला है उससे। आप समझ जाएंगे कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।